मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा उसी को हम लोग रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो बेसिकली एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसमें दो हैवी चेन्स होते हैं, ठीक है, और दो लाइट चेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैवी चेन है अंदर की तरफ रहेगा, ये भी हैवी चेन है और ये भी हैवी चेन है, और ये जो दोनों बाहर की तरफ है ये लाइट चेन्स हैं। ठीक है, हैवी चेन और लाइट चेन क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द साइज। ठीक है, जो हैवी चेन है इसमें जो पॉलीपेप्टाइड है इसका साइज़ जो है लाइट चेन के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, ज़्यादा वैल्यू होगी मॉलिक्यूलर वेट की। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? हैवी चेन कहते हैं। और उसके कंपैरिजन में ये जो दोनों शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसको हम लोग लाइट चेन कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के ये जो पॉलीपेप्टाइड या ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ जो है इनको हम लोग ऑल्टरनेटिवली इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इनको इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहा जाता है। इम्यूनो मीन्स इट परटेन्स टू द इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी, एंड ग्लोब्युलिन जो है वो ये यहाँ पे शो करता है कि ये एक ग्लोब्युलर प्रोटीन है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट ग्लोब्युलर प्रोटीन इज इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, अब इसके बाकी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो अपर पार्ट होता है इसको FAB रीजन कहते हैं। ये जो चारों आर्म्स होते हैं इसको हम लोग FAB यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एंटीजन बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे का रीजन है इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो नीचे वाला पार्ट है या टेल वाला पार्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो पार्ट है ये डिफरेंट तरीके के टिश्यूज़ से या डिफरेंट तरीके के सेल्स जो हैं उनके साथ अटैच होने में, ठीक है, चीज़ों से बाइंड होने में, दूसरे सेल से बाइंड होने में एक्चुअली ये पार्ट हेल्प करता है। और ये पार्ट जो है इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग स्ट्रक्चर के तरफ आएँ तो दोनों जो हैवी और लाइट चेन्स होते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने शो किया है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के हेल्प से। ठीक है, तो इन पे बहुत सारे सल्फर ग्रुप्स जो है प्रेजेंट रहते हैं जिनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के हेल्प से जो है दोनों हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से हमेशा अटैच रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे ये जो ऊपर का मैंने रीजन जो है थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हुआ है, शेड किया हुआ है इसको, ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रीजन। ठीक है, वेरिएबल रीजन जो है यहाँ पर जो प्रोटीन का सीक्वेंस है, अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जो है वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, इसीलिए इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल रीजन कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल रीजन के अमीनो एसिड्स में उनके सीक्वेंस में जब चेंज आता है, ठीक है, तो सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग अलग अलग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स में या अलग अलग एंटीबॉडीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं। टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था। ठीक है, ये जो 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं इनमें सब में बेसिक वर्किंग जो है उनका इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है? उनके वेरिएबल रीजन में डिफरेंस आता है। ठीक है, और जो 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ हैं, हर एंटीबॉडी जो है अलग अलग तरीके के रिएक्शन में अपना अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IgA के बारे में। ठीक है, IgA जो है इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं जैसे कि टीयर्स, सीबम वगैरह वगैरह, स्वेट, ठीक है, या फिर सलाइवा वगैरह, जो भी हमारे बॉडी के सिक्रीशंस हैं ये बेसिकली हमारे बॉडी के सिक्रीशंस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एलर्जिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में भी ये कुछ मतलब माइनर कंट्रीब्यूशन जो है ये अपना देता है। ठीक है, अदरवाइज़ जो है अगर हमारे मुंह से, ठीक है, या हमारे नाक से कोई भी पैथोजन अगर एंट्री करता है,
तो क्योंकि हमारी बॉडी के सिक्रीशन में IgA प्रेजेंट रहता है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाने में हेल्प करता है। तो नाक से और मुंह से अगर कोई भी पैथोजन एंट्री कर रहा है तो उसको सबसे पहले काउंटर करने का काम जो है IgA करेगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग आते हैं IgD पर, ठीक है। IgD जो है इसका नंबर ज़्यादा नहीं होता, बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कंपैरिजन में ये जो है कम अमाउंट में ही सिक्रीट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है बी सेल को एक्टिवेट करना, ठीक है। क्या करता है? ये बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, बी सेल के सरफेस से हमेशा अटैच्ड रहता है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन किसी भी टॉक्सिन को रिलीज कर रहा है तो उस टॉक्सिन को पहचान करके, आइडेंटिफाई करके बी सेल को एक्टिवेट करने का काम जो है IgD करता है, ठीक है। अब बी सेल एक्टिवेट होगा तो बी सेल एक्टिवेट होके इन रेस्पॉन्स और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करेगा और बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं IgE पर, ठीक है। IgE जो है ये एक्सक्लूसिवली एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम का ओवर एक्शन होता है, ठीक है। ओवर एक्शन कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई भी पैथोजन या कोई भी चीज़ हमारी बॉडी को एंटर करती है, ठीक है, तो एक मिनिमम इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता ही है, ठीक है। अब उस इम्यून रिस्पॉन्स से, मिनिमम इम्यून रिस्पॉन्स से अगर बहुत ज़्यादा या उसके कंपैरिजन में बहुत हाई लेवल का अगर इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कभी जनरेट कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स या हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो एलर्जीज बेसिकली हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। तो ये जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है IgE का, ठीक है। IgE क्या करता है? जो हमारे दूसरे फैगोसिटिक सेल्स हैं जैसे मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल से जा कर के IgE जो है वो अटैच हो जाता है, अटैच होकर के हिस्टामाइंस रिलीज करने के लिए उसको स्टिमुलेट करता है। तो जब मास्ट सेल स्टिमुलेट होगा, हिस्टामाइंस रिलीज होंगे, तो हिस्टामाइंस बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा IgE बनेगा उतने ज़्यादा हिस्टामाइंस बनेंगे और उतना ही ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है हमारा सीवियर होगा, ठीक है। कई बार IgE का रिएक्शन इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है कि हमको एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स को रोकने के लिए या मैनेज करने के लिए हमको मेडिसिन भी लेने पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं IgE के बाद में IgG पर, ठीक है। IgG जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोब्युलिन होता है, इतना छोटा होता है कि प्लेसेंटा का जो बैरियर है उसको क्रॉस करके मदर की बॉडी से फीटस के बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। और जब फीटस मदर के वूम में रहता है तो उस टाइम पे भी फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में IgG जो है हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जो मदर का मिल्क होता है, ठीक है, जो मदर का बेबी के बर्थ के बाद में फर्स्ट मिल्क निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रम में IgG और IgA जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग आते हैं IgM पर, ठीक है। IgM जो है ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, ठीक है। साइज़ वाइज नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सभी का साइज़ जो है, स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन IgM जो है ये एज अ पेंटामर प्रेजेंट होता है। पेंटामर का मतलब कि 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल अटैच होंगे और एक पेंटामर बनाएंगे और उसी पेंटामर फॉर्म में जो है IgM हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब IgM जो है, ठीक है, IgM का काम क्या है? IgM जो है वो बी सेल्स को तो एक्टिवेट करेगा ही, साथ ही साथ जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जो मैंने पहले बताया था इन्नेट इम्यूनिटी में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करने का काम होता है IgM का, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, हर एंटीबॉडी का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी।
ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है दोनों बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सब टाइप्स हैं, ठीक है। बस दोनों में फ़र्क क्या है कि दोनों में ही एंटीबॉडीज़ जो हैं, ठीक है, या जो एंटीजन है उसको जानबूझ के बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है सो दैट वो जो एंटीजन है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। या फिर एंटीबॉडी जो है उसको हम लोग एंटर करवाते हैं, इंजेक्ट करते हैं सो दैट वो एंटीबॉडी जो है किसी पर्टिकुलर कंडीशन से हमको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। दोनों पे क्लैरिफिकेशन लेते हैं। पहले आते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी पे, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है उस केस में हम लोग गेन करते हैं जब कभी भी हम लोग कोई वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। बचपन से लेके आज तक, इनफैक्ट बड़े होते तक भी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स जो हैं अभी तक ले चुके हैं, अभी भी हम लोग लेते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि टिटनेस है, ठीक है, टिटनेस का जो इंजेक्शन लगता है वो एक्चुअली क्या है, वो वैक्सीन ही है, ठीक है, जो कि हमको टेटनस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो भी वैक्सीन्स हम लोग लेते हैं, वैक्सीन्स का काम करने का तरीका भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वैक्सीन्स बेसिकली क्या करते हैं, वैक्सीन्स हमारे बॉडी में एक मिनिमम इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पहले से एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स बना करके प्रिजर्व करके रख लेती है, ठीक है। अगर इन केस उस पर्टिकुलर डिजीज़ का जो पैथोजन है वापस कभी हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे पास पहले से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, हमारे पास पहले से मेमोरी सेल्स हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उस पैथोजन को तुरंत जा कर के रिमूव कर देंगी, मार देंगी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये हम लोग वैक्सीनाइजेशन के हेल्प से, वैक्सीनेशन के हेल्प से हम लोग गेन करते हैं, ठीक है। ये होगी एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरे हम लोग आते हैं पैसिव इम्यूनिटी पर, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी जो है इसमें बेसिकली हम लोग एंटीबॉडीज़ जो है उसको डायरेक्टली रिसीव करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अपनी माँ के पास दूध पीता है, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बोला था ना कि मदर का जो मिल्क है, कोलेस्ट्रम है, उसमें IgA और IgG रहता है ना। तो IgA और IgG अगर मिल्क के थ्रू बच्चे की बॉडी में जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली बच्चे की बॉडी में जा रही हैं। बच्चे के बॉडी में अपने से तो नहीं बन रही हैं, लेकिन बाहर किसी दूसरे सोर्स से एंटीबॉडी अगर बच्चे की बॉडी में जा रही है, ठीक है, तब उसको हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन डाला जाता है वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में, और पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्टली एंटीबॉडी जो है वो एक या दो अलग अलग सोर्सेज से पर्सन की बॉडी में डाली जाती है। या फिर एक और एग्जांपल मैं तुम लोग को देती हूँ, जब कभी भी किसी पर्सन को, ठीक है, सांप ने काट लिया, ठीक है, या कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पागल कुत्ता वगैरह होता है, ठीक है, किसी बच्चे को दौड़ा करके काट दिया, तो कुत्ते के काटने के बाद या सांप के काटने के बाद तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं और उससे इंजेक्शन लगवाते हैं। तो स्नेक बाइट का जो इंजेक्शन लगता है या जो डॉग बाइट का जो इंजेक्शन लगता है, दैट आर नथिंग एल्स बट प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको पहले से बना करके एक सस्पेंशन में कंटेन करके रखा जाता है, ऐसे ही इमरजेंसी केसेस के लिए, कि अगर किसी को सांप काटा तो भाई कौन सा सांप काटा है, कोबरा ने काट लिया, नाग ने काट लिया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सांप का जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके वेनम में उसका जो जहर होता है उसमें जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडीज़ जो हैं उसको जनरेट करके एक सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रखा जाता है इमरजेंसी के लिए। तो सपोज़ अगर किसी पर्सन को सांप ने काट लिया है, कोबरा ने काट लिया है, तो वो पर्सन इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागेगा, ठीक है। डॉक्टर जो है उसको फिर वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी का प्रिपरेशन जो है लगा देगा। एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई हैं तो बॉडी में जा करके स्नेक का जो जहर है, उसका वेनम है, उसको वहाँ पे इनएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की भी जो इम्यूनिटी है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि हम लोग एंटीबॉडी का रेडी प्रिपरेशन जो है अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। या फिर जो
डॉग बाइट का जो इंजेक्शन लगता है उसमें भी वैसे ही होता है कि रेबीज़ का जो वो है वायरस है, ठीक है, उसका जो प्रोटीन है उससे एंटीबॉडी बनाई जाती है। उस एंटीबॉडी को रेबीज़ के वैक्सीन के नाम पे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। कभी किसी को कुत्ते ने काट लिया, तुरंत से जाकर के इंजेक्शन लगवाओ, उस इंजेक्शन में पहले से एंटीबॉडी है और वो एंटीबॉडी जो है वो रेबीज़ के पैथोजन से इमीडिएटली फाइट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पर। ठीक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है बता सकते हो? मतलब वैक्सीनेशन में जब पहले देते हैं ना, मतलब बच्चे लोगों को जब पहले देते हैं उसको बोलते हैं, और इम्यूनाइजेशन जब उसको जाकर तब देते हैं तो प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। देखो, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों ना एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस एंड इम्यूनाइजेशन इज द एक्चुअल मेथड। कहने का मतलब ये है बेसिकली वैक्सीन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले वैक्सीन की डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन जो है इसमें हीट किल्ड या एटीन्यूएटेड जो एंटीजेंस होते हैं या इनएक्टिवेट एंटीजेंस बोल सकते हैं, ठीक है। एटीन्यूएटेड, हीट किल्ड या इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस जो होते हैं उसका एक प्रिपरेशन बनाया जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं वैक्सीन, ठीक है। अब ये जो वैक्सीन है इसको या तो ओरली या इंजेक्शन के फॉर्म में जो है पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है या पर्सन को एडमिनिस्टर कराया जाता है, ठीक है। अब जब ये वैक्सीन पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वैक्सीन के काम करने का जो तरीका है दैट इज़ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो जब तक जैसे पोलियो ड्रॉप्स हम लोग ओरली लेते हैं, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स अगर ओरली ले रहे हैं या फिर हम लोग कोई दूसरा वैक्सीन जो है उसका हम लोग इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं, तो ये जो ओरली ड्रॉप्स को लेना है या इंजेक्शन लगाने का जो प्रोसेस है वो वैक्सीनेशन है। लेकिन एक बार वैक्सीनेशन जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, और वैक्सीन बॉडी के अंदर अपना काम स्टार्ट कर दे, तब उस प्रोसेस को हम लोग इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन के काम करने का तरीका इज़ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने का जो तरीका है दैट इज़ वैक्सीनेशन। तो एक ही सिक्का है, उसके दो साइड्स हैं बेसिकली, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब वैक्सीन के बारे में मैंने क्या कहा कि वैक्सीन क्या है, एटीन्यूएटेड, हीट किल्ड या इनएक्टिवेटेड एंटीजन है, ठीक है। तो ये जो एटीन्यूएटेड, हीट किल्ड या इनएक्टिवेटेड एंटीजन जो है इसको बनाने का काम एक्चुअली स्टार्ट हुआ तो हुआ कहाँ से, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नाम लेंगे एडवर्ड जेनर का, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है इनको हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप द वैक्सीन फॉर काउपॉक्स, ठीक है। काउपॉक्स जो है 15th और 16th सेंचुरी का बहुत ही बड़ी एक तरीके की महामारी बन चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है वो लोग कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग वगैरह में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये बेसिकली है तो एनिमल्स का डिजीज़, लेकिन ह्यूमंस जो है इसको ईजिली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते थे, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने जो काम किया था ये मेरे ख्याल से मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया है, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड काउज रहती थी, ठीक है, उनसे जो लेडीज़ इन्फेक्ट हो जाती थी, जनरली गाय वाय पालने का काम जो है उस समय लेडीज़ करती थी, ठीक है। तो लेडीज़ जो इन्फेक्ट हो जाती थी गाय वगैरह से, उनके बॉडी पे ऐसे बड़े बड़े फफोले आ जाते थे, ठीक है। और वो जो फफोला था उसके अंदर ना कुछ फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता था। अब ये फ्लूइड बेसिकली क्या था, पस था, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि जो लेडीज़ थे जिनके बॉडी पे फफोले बन गए थे, उस फफोले में से पस को एक्सट्रैक्ट किया। पस को एक्सट्रैक्ट करके क्या किया, एक छोटा बच्चा था 9-10 साल का, उसके बॉडी के ऊपर ऐसे कट लगाया।
कट लगा करके सिंपली वो जो पस लिया था उन्होंने, ठीक है, उस पस को क्या किया, उस कट के ऊपर लगा दिया, ठीक है। लगाने के कुछ समय के बाद में 2 या 3 दिन के बाद में बच्चे को भी काउपॉक्स का डिजीज़ जो है हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ उनको समझ में आ गई कि पस के थ्रू जो है डिजीज़ फैल रहा है। तो वो बोले कि भाई इसका किस तरीके से इलाज किया जाए। फिर क्या किया उन्होंने, अब वो बच्चा ठीक हो गया, ठीक है। ठीक होने के बाद में उन्होंने क्या किया, फिर उसी बच्चे को पकड़ा, उसके स्किन पे फिर से कट लगाया, कट लगा के फिर से जो पस है उसके बॉडी में लगा दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन इस बार बच्चे को डिजीज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर इस कंक्लूजन पे एडवर्ड जेनर आए कि भाई एक बार जिसको काउपॉक्स हो जाए उसको दोबारा काउपॉक्स नहीं होगा, ठीक है। तो फिर बोले कि भाई इसका इलाज करें तो कैसे करें। तब उनको एक आइडिया आया कि मैं काम करता हूँ, पस जो है उसको मैं हीट कर लेता हूँ, गरम कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या असर होता है, ठीक है। तो उन्होंने पस को लिया, उसको गरम किया, गरम करके ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में एक और हेल्दी इंडिविजुअल, एक और हेल्दी फीमेल थी, उसको लिया, उसको लेकर के उसके बॉडी में भी सेम तरीके से कट लगाया और वो पस जो है, जो गरम किया हुआ पस था, उसको डाल दिया उसकी बॉडी में। लेकिन क्या हुआ कि उस फीमेल को डिजीज़ नहीं हुआ। तब फिर वो इस कंक्लूजन पे आए कि ये जो पस था इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है। लेकिन अगर उसको हम लोग गर्म कर लें पस को, तो उससे क्या होगा कि वो जो चीज़ है वो इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद में अगर उसी पर्सन को दोबारा से, ठीक है, अगर काउपॉक्स का जो वायरस है, ठीक है, वो इन्फेक्ट करता है तो उस पर्सन को डिजीज़ नहीं होगा। तो यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस प्रोसेस में जो वायरस, जो पस था, उसको हम लोगों ने गर्म किया, ठीक है। तो यहाँ से हीट किल्ड एंटीजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ। इसीलिए ये जो वैक्सीन जो उन्होंने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाने का जो तरीका निकाला था, इस वजह से एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा नाम लेंगे लुईस पैस्चर का, ठीक है। लुईस पैस्चर जो है, इन्होंने रेबीज़ की वैक्सीन जो है उसको डिस्कवर की थी, ठीक है। अब लुईस पैस्चर का भी नाम हम लोग क्यों ले रहे हैं, लुईस पैस्चर को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लुईस पैस्चर को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के भी फील्ड में, इम्यूनोलॉजी के भी फील्ड में बहुत सारी जो इन्वेंशंस हैं वो करी हैं, ठीक है। हाँ, पैस्चराइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी इनका बनाया हुआ है, ठीक है। अब लुईस पैस्चर ने क्या किया कि जनरली क्या हुआ कि रेबीज़ का तो वैक्सीन उन्होंने लिया ही लिया था, उसके बाद उन्होंने जो कॉलेरा का वैक्सीन होता है, ठीक है, कॉलेरा का वैक्सीन भी इन्होंने ही बनाया था। तो हम लोग कॉलेरा का एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने कॉलेरा का जो पैथोजन था, ठीक है, उसको आइसोलेट करके उसको आर्टिफिशियली कल्चर मीडिया के ऊपर पेट्री प्लेट पे ग्रो करके रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने भूल ही गए वो कि मैंने कॉलेरा का जो पैथोजन है उसको कल्चर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब उनकी भूल से क्या हुआ कि भाई उनको 10-15 दिन के बाद याद आया कि अरे यार मेरे पास तो कॉलेरा का कल्चर पड़ा हुआ है। तब वो क्या किया कि वो जो कॉलेरा का पुराना कल्चर था उसको लिया, उसको लेकर के उन्होंने चिकन के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलेरा के पैथोजन को इंजेक्शन के थ्रू एंटर करवा दिया, ठीक है। लेकिन चमत्कार वहाँ पे ये हुआ, मिरेकल ये हुआ वहाँ पे कि वो जो मुर्गी थी, वो जो चिकन थी, उसको कॉलेरा नहीं हुआ। तो फिर लुईस पैस्चर को इस चीज़ पे ध्यान गया कि यार ये तो 15 दिन पुराना कल्चर था, लेकिन कायदे से तो हो जाना चाहिए चिकन को डिजीज़, लेकिन डिजीज़ हुआ क्यों नहीं, ठीक है। तब उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि शायद जो पुराना या ओल्ड कल्चर होता है या ओल्ड जो पैथोजन होता है वो शायद जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ज़रूर करता है लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं करता। इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कॉलेरा का एकदम फ्रेश कल्चर लिया, फ्रेश कल्चर लेकर के वो जो पैथोजन है दोबारा उसी मुर्गी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो अब तो नया कल्चर है, अब तो डिजीज़ हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी डिजीज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या एस्टैब्लिश हुआ कि जो पुराना कल्चर पहले मुर्गी के बॉडी में डाला गया था उसने इम्यूनिटी जो है कॉलेरा के लिए मुर्गी के बॉडी में बना दी। तो अब दोबारा से अगर फ्रेश कल्चर से उन्होंने इंजेक्शन दिया तो क्योंकि चिकन के बॉडी में पहले से इम्यूनिटी थी तो चिकन को डिजीज़ नहीं हुआ। तो यहाँ से एक दूसरा मेथड निकल के आया वैक्सीन बनाने का, जहाँ पे ओल्ड कल्चर्स जो हैं उसको यूज़ करके वैक्सीन्स बनाए जाने लगे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट डिजीजेस के वैक्सीन जो है बनाए। हम लोग ये दो लोगों का नाम प्राइमरी
प्राइमरीली लेते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे अर्लीस्ट काम जो है वैक्सीनेशन के फील्ड में इन्होंने किया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग फिलहाल ये 2 लोगों का नाम लेंगे, ठीक है। अब वैक्सीन्स जो हैं जैसे कि बनाने के तरीके के हिसाब से या काम करने के तरीके के हिसाब से वैक्सीन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज नेक्स्ट टू वैक्सीनेशन बोल सकते हैं? नहीं, वैक्सीन नहीं तो उसके बाद में हाँ, इम्यूनाइजेशन जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होने का प्रोसेस है आफ्टर वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद में इम्यूनिटी डेवलप होने का जो प्रोसेस है दैट इज इम्यूनाइजेशन, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। वैक्सीन्स जो है इसमें बहुत मतलब बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। उस बेसिस पे बेसिकली हम लोग जो है 3 जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन, फिर है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, फिर है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो है ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एटीन्यूएटेड और दूसरा होता है किल्ड, ठीक है। तो एटीन्यूएटेड और किल्ड में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जो लुईस पैस्चर ने काम किया था, पुराना कल्चर जो है उन्होंने पैथोजन का लिया था, तो पुराना कल्चर जो है डिजीज़ कॉज क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो कम हो गई थी। तो अगर कोई पैथोजन की डिजीज़ कॉज करने की जो कैपेबिलिटी है यानी कि पैथोजेनिसिटी है, ठीक है, पैथोजेनिसिटी को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, वीक कर दिया जाए, ठीक है, या कल्चर जो है उसको पुराना कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होता है कि पैथोजेनिटी जब रिड्यूस हो जाती है तो ऐसा पैथोजन अगर बॉडी के अंदर एंटर करता भी है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स बस जनरेट कर पाएगा लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स में क्या किया जाता है कि जो पैथोजेंस होते हैं उनको वीकन कर दिया जाता है, यानी कि उनकी पैथोजेनिसिटी जो है उसको रिड्यूस कर दी जाती है। तो ऐसा वैक्सीन जो है वो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, यानी कि उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बन जाएगी लेकिन पैथोजन के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सके, ठीक है। तो इस तरीके के वैक्सीन को हम लोग कहते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन। जैसे कि अगर हम लोग पोलियो वैक्सीन का ही एग्जांपल लें तो पोलियो का जो वैक्सीन है वो एटीन्यूएटेड वैक्सीन ही होता है, ठीक है। पोलियो का जो वायरस है उसकी पैथोजेनिसिटी को वीक कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, वो पैथोजन जाएगा बॉडी के अंदर, इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि एंटीबॉडी जनरेट करेगा लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किल्ड वैक्सीन्स के ऊपर। तो किल्ड वैक्सीन्स में या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में बेसिकली क्या होता है कि जो पैथोजन होता है उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है पूरे के पूरे कल्चर को, ठीक है। तो इससे होता क्या है अगेन कि पैथोजेनिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगा लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के वैक्सीन को हम लोग हीट किल्ड या सिंपली किल्ड वैक्सीन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे किल्ड वैक्सीन्स का एग्जांपल हम लोग अगर दें, ठीक है, तो कॉलेरा का जो वैक्सीन है, ठीक है, कॉलेरा का जो वैक्सीन है उसको हम लोग किल्ड वैक्सीन्स के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। या तो पुराना करके या तो हीट से किल करके जो है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, दोनों तरीके से आता है। जैसे कि पोलियो जो है, पोलियो एटीन्यूएटेड और किल्ड फॉर्म दोनों में आता है, ठीक है। मुद्दा क्या है? मुद्दा बस ये है कि हमको पैथोजेनिसिटी को कम करना है, चाहे हम उसको पुराना करके यूज़ करें या हीट से किल करके यूज़ करें। तो पोलियो वैक्सीन इस फॉर्म में भी आता है, इस फॉर्म में भी आता है, दोनों तरीके से आता है, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो है इसका तीसरा एक और टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं टॉक्सॉइड्स, ठीक है। टॉक्सॉइड्स होते क्या हैं? टॉक्सॉइड्स जो है बेसिकली जैसे आपका जो फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग कौन से पैथोजन की वजह से होता है? बॉट्यूलिज्म सुने हो कभी?
देखो बॉट्यूलिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके वजह से होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये खाने के ऊपर क्या रहता है, सर्वाइव करता है, खाने को सड़ाता है, ठीक है, और एक टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बॉट्यूलिनम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन है, ठीक है, अगर इस टॉक्सिन का जो प्रोटीन है उसको यूज़ करके प्रोटीन का जो सीक्वेंस है उसमें इस तरीके से चेंज लाया जाए कि प्रोटीन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे लेकिन फूड पॉइजनिंग कॉज ना कर पाए, ठीक है, तो इस तरीके से जो वैक्सीन्स बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सॉइड्स, ठीक है। जैसे कि टेटनस का एग्जांपल हम लोग लिए थे, ठीक है, टेटनस में भी क्या करते हैं, टॉक्सॉइड टाइप का ही वैक्सीन होता है। टेटनस का जो टॉक्सिन होता है उसका प्रोटीन का जो सीक्वेंस है उसको चेंज करते हैं, वो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन पर आते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो है इसमें पूरे पैथोजन को हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। पैथोजन की बॉडी के ऊपर जो एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं सिर्फ एंटीजेंस का यूटिलाइजेशन किया जाता है वैक्सीन को बनाने के लिए, ठीक है। एंटीजन जो है, एंटीजन के अंदर जो प्रोटीन का सीक्वेंस है या तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या प्रोटीन को हम लोग हीट ट्रीटमेंट दे करके उसको हम लोग डिसेबल कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिर्फ पैथोजन के सरफेस का जो एंटीजन है जिसकी वजह से एक्चुअली डिजीज़ होता है, ठीक है, सिर्फ एंटीजन को लेंगे, उसको डिसेबल करेंगे, वीक करेंगे या उसके सीक्वेंस में चेंज लाएंगे और फिर उससे जो वैक्सीन बनता है दैट इज़ द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। फाइनली थर्ड जनरेशन वैक्सीन पे आते हैं। थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स ऐसे वैक्सीन्स हैं जिसको बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया जा सकता है। इनफैक्ट सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स जो हैं इनको भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या करते हैं, जैसे कि अगर एंटीजन ए है, ठीक है, तो एंटीजन ए का जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग जो हम लोग का डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके एंटीजन ए का जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसको हम लोग रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। फिर वो जो प्रोटीन सीक्वेंस है इसको हम लोगों ने रेप्लिकेट कर लिया। अब ये जो प्रोटीन सीक्वेंस है इसमें हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। चेंज करके फिर यही जो प्रोटीन है इसको लार्ज स्केल पे क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। फिर ये जो चेंज्ड प्रोटीन है इसको जो है वैक्सीन के फॉर्म में, इंजेक्शंस के फॉर्म में पर्सन की बॉडी में डाला जाता है। तो ये जो चेंज्ड प्रोटीन है ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स भी इंडस्ट्री में बनती है। फाइनली थर्ड जनरेशन वैक्सीन में क्या करते हैं, इसमें जो पैथोजन का प्रोटीन का सीक्वेंस है उसको कॉपी करके हम लोग किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, ठीक है, और वो जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो कराया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े क्या कहना चाहिए उसको, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। बड़े कंटेनर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे माइक्रोब्स को कल्चर किया जाता है, ठीक है। फिर ये माइक्रोब्स जब ग्रो करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, जो चेंज्ड या ऑल्टर्ड प्रोटीन होगा वो बनाएंगे। फिर ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको किल कर दिया जाता है हीट ट्रीटमेंट दे करके, ठीक है। उसके बाद उनसे वो जो प्रोटीन है उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है और उस प्रोटीन को फिर वैक्सीन के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो हम लोग जो तीनों जनरेशन है वो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच के बेसिस पे हम लोग तीनों जनरेशन्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे सिंपल फर्स्ट जनरेशन होता है, उससे थोड़ा एडवांस्ड होता है सेकेंड जनरेशन और सबसे ज़्यादा हाईली एडवांस्ड होता है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। ये सारा काम जो है बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ठीक है, बहुत हाई स्केल पे काम करती हैं। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूँ, NIV है पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ पे स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाए जाते हैं,
ठीक है। या फिर जैसे हम लोग और इंडस्ट्रीज़ का नाम अगर मैं लूँ, बायोकॉन है जो कोलकाता में जिसका हेड ऑफिस है, और भारत बायोटेक है जिसका हैदराबाद में हेड ऑफिस है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है डिफरेंट तरीके के पैथोजेंस के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाने का काम जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे और रेगुलर लेवल पे करते हैं। तो काफ़ी बड़ा सेटअप होता है, काफ़ी एडवांस सेटअप होता है और काफ़ी जॉब्स भी क्रिएट होती हैं इस फील्ड में। इसमें बेसिकली काम कौन करेगा? तुम्हारे जैसे ही लोग जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या है कि वैक्सीन्स प्रोड्यूस करने का मतलब जो वैक्सीन्स का पूरा साइंस है, ठीक है, उसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स होता है, ठीक है। तो आप लोग उस कोर्स को ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। एक बार आपने वो कोर्स कर लिया तो आप ऐसी बड़ी कंपनीज़ में या इनके जैसी ही और भी कई सारी जो मीडियम स्केल की या स्मॉल स्केल की कंपनीज़ होती हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप लोग काम करने जा सकते हो, ठीक है। तो ऑल डिपेंड्स कि आप लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलर्जीज़, ऑटो इम्यूनिटी, एड्स और कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का पूरा समझ में आया? एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, वैक्सीन्स के तीनों जनरेशंस। एंटीजेंस जो है जैसे कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की, ठीक है। तो पैथोजन के सरफेस पे जो प्रोटीन्स होते हैं विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी ऑफ एनी इंडिविजुअल, दैट प्रोटीन विल बी कॉल्ड एज द एंटीजन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। अब वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या कोई भी प्रोटीन हो सकता है। ऐसा कोई भी प्रोटीन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जा कर के इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके वो बन जाएगा एंटीजन, ठीक है। क्लियर? और कोई डाउट? समझ आया अच्छे से?